आई नोट ई की पावर टी अपोन में आर सी। यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर सी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ आर सी। हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो आरसी है उसकी डायमेंशन क्या है। तो आरसी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें पता है कि पावर है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जो पावर होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो टी अपोन में आरसी, ये क्या है, डायमेंशन लेस। तो क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं m0 l0 t0, या इसको हम लिख सकते हैं 1। ठीक, तो हमारे पास आरसी को उधर लेके जाओ। आरसी की जो हमारे पास डायमेंशन है वो टाइम की डायमेंशन है। जो आरसी की हमारे पास है वो टाइम की डायमेंशन है। और आरसी हमारे पास क्या है, आरसी सर्किट में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये हम आगे आने वाले टॉपिकों में पढ़ेंगे। आरसी रिप्रेजेंट टाइम कांस्टेंट इन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट के अंदर ये टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगला जो हमारे पास एग्जांपल है, वो है I इक्वल टू I0 1 माइनस ई की पावर t अपोन में r अपोन में l, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी एल अपोन में r। हमें क्या करना है, r अपोन में l की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ r अपोन में l। r अपोन में l की हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कि जो पावर है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो टी एल अपोन में आर, ये क्या है, डायमेंशन लेस, या इसको बोल सकते हो 1, या इसको आप m0 l0 t0 भी लिख सकते हो। ये क्या होगा, t इक्वल टू कितना हो गया, r अपोन में l। t इक्वल टू हो गया अब हमारे पास r अपोन में l। तो r अपोन में l की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, t1। तो r अपोन में l हमारे पास टाइम की डायमेंशन रखता है। और हम आगे पढ़ेंगे कि जो r अपोन में l है, r अपोन में l वो टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। r अपोन में l रिप्रेजेंट टाइम कांस्टेंट। कहां पर, इन आरएल सर्किट। हमारे पास आरएल जो सर्किट है उसमें ये टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये हम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है रियल गैस इक्वेशन का। फोर्थ जो हमारे पास एग्जांपल है वो है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर।
P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू हमारे पास अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैलकुलेट the dimension of A and B where P क्या है? P हमारे पास है प्रेशर, A हमारे पास कांस्टेंट है, V हमारे पास है वॉल्यूम, B भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर A और B की हमें क्या करना है? A और जो B है हमारे पास इनकी हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो इनकी डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार क्या है कि हम केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या है? सेम है। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यदि ये फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर है, इसकी डायमेंशन प्रेशर की है, तो इसकी भी डायमेंशन प्रेशर की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें कांस्टेंट आ रहा है। तो देखो, तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ A अपॉन में V स्क्वायर। तो P की डायमेंशन क्या होती है? P की डायमेंशन होती है, हमने निकाला है, जब हमने डायमेंशन निकालना सीखा था तब हमने P की डायमेंशन निकाली थी। वो बोला था कि जो हमारे पास प्रेशर होता है वो F अपॉन में A, F P इक्वल टू होता है F अपॉन में A। तो F मैंने बताया था कि आपको F की डायमेंशन कैलकुलेट, हमें F की डायमेंशन कैलकुलेट भी की थी और मैंने बताया था कि आपको F की डायमेंशन याद रखना है, और वो कितनी होती है? वो होती है m1 l1 t-2। यदि आपको F की डायमेंशन याद है तो आप बहुत से न्यूमेरिकलों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। A क्या है? हमारे पास एरिया होता है और एरिया की डायमेंशन होती है L2। तो यहां से हम निकालेंगे कि जो हमारे पास P की जो डायमेंशन है वो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? m1 l1 माइनस 2 t-2। ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया? m1 l-1 t-2। ये किसकी डायमेंशन है? प्रेशर की डायमेंशन। पीछे आप देख सकते हो कि ये हमने कैलकुलेट भी किया था। तो हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन कितना हो गया? m1 l-1 t-2। ये किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ, ये जो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ A अपॉन में V स्क्वायर के इक्वल है। तो A और V क्या है? वॉल्यूम की डायमेंशन हमें पता है L की क्यूब, और इसका क्या है? स्क्वायर है। L की क्यूब, L जो हमारे पास वॉल्यूम के डायमेंशन L की क्यूब होता है और इसका क्या है? स्क्वायर। तो हमने ये लिख दिया। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा A की डायमेंशन जो हमारे पास निकल के आएगी वो है m1 l-1 t-2। ये तो ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे L की पावर, L की जो डायमेंशन है 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास A की डायमेंशन क्या निकल के आएगी? A की डायमेंशन निकल के आएगी m1, ये -1 है, ये +6 है, तो कितना बच गया? +5 t-2। ये हमारे पास A की डायमेंशन आ गई। इसी प्रकार हम B की डायमेंशन भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्या है? नेगेटिव साइन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो प्रत्येक टर्म की डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो डायमेंशन
वी, वी क्या है, वॉल्यूम है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, बी क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या हो गया, बी की जो हमारे पास डायमेंशन हो गई वो वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल की क्यूब। ये हमारे पास ए की डायमेंशन आ गई और ये हमारे पास बी की डायमेंशन। अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी। अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ओमेगा और जो k है उसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ किसकी, r की, ओमेगा की एंड k की। इन सब की हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। वेहर जो आपके पास स्मॉल टी है वो है टाइम, और जो y है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारे पास x है वो भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। हमने नोट देके लिखाया था एंगल जो हमारे पास होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या कैसा होता है, डायमेंशन लेस। क्वांटिटी। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, वो कहता है कि ईच टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, इक्वल के साइन से। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ओमेगा टी इक्वल टू के एक्स, ये हो गया। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, डायमेंशनलेस मतलब 1 के इक्वल है। ये हमारे पास इक्वल होगा 1 की, या चाहो तो आप इसको 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा टी इक्वल टू 1, हमारे पास यहाँ से ओमेगा आ गया 1 अपॉन में टी, टी की डायमेंशन होगी T1, तो यहाँ से ओमेगा की डायमेंशन हो गई 1 अपॉन में टी की डायमेंशन, और हमारे पास ओमेगा की डायमेंशन हो गई टी इनवर्स। ये हमारे पास ओमेगा की डायमेंशन निकल के आई। अगली जो हमारे पास है के एक्स, ये होगा 1 के इक्वल, तो हमारे पास के इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में एक्स। तो जो हमारे पास के की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी 1 अपॉन में L1। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास होगा ये हमारे पास के की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी L इनवर्स। हमारे पास ओमेगा की डायमेंशन आ गई, के की डायमेंशन आ गई। अब हम निकालेंगे आर की डायमेंशन। तो हमें हमारे पास था y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, और क्या था, के एक्स। इसमें हमने और के की डायमेंशन हमने निकाल ली। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। एंगल का मान कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, 50, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो मान है वो साइन का मान हम जानते हैं -1 से +1 के बीच होता है। तो इसका मान उसके बीच कुछ ना कुछ होगा और वो एक कांस्टेंट होगा। तो ये डायमेंशन लेस है। हमारे पास आर की जो
डायमेंशन होगी वो y की डायमेंशन के इक्वल होगी। और y की डायमेंशन क्या, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, L1। तो ये हमारे पास r की डायमेंशन आ गई। अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है P इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B and C where x equal to displacement, x equal to displacement, t equal to टाइम। इसमें हमें A, B और C की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार ये है कि प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव साइन है इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इक्वल के साइन से। अच्छा क्वेश्चन ये भी। अब देखो हमारे पास जो P की डायमेंशन है वो A की डायमेंशन होगी, और P की डायमेंशन A की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। ये कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A। कहने का मतलब A और B की डायमेंशन आपस में क्या होंगी, इक्वल। और P क्या है हमारे पास, P हमारे पास है प्रेशर, वेयर P इक्वल टू प्रेशर। P इक्वल टू प्रेशर हमें दे रखा है। तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, प्रेशर की डायमेंशन हमें पता है m1 L-1 T-2, और ये किसकी डायमेंशन होगी, A की डायमेंशन आएगी। सर ये प्रेशर की डायमेंशन कैसे आई, ये हमने पीछे निकाल रखा है, और फिर भी यदि किसी को पता नहीं है तो हम देखते हैं कि P इक्वल टू हमारे पास होता है F अपॉन में A हमारे पास एरिया है और जो F है वो हमारे पास फोर्स है। तो यहाँ से हम जो P की डायमेंशन निकालेंगे वो F की डायमेंशन हमारे पास होती है m1 L-1 T-2, और जो हमारे पास एरिया होता है वो एरिया की डायमेंशन L⁻²। ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास P की डायमेंशन जो आएगी वो हमारे पास आएगी m1 L-1 T-2। इस प्रकार हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन निकलती है। तो हमारे पास A की डायमेंशन ये आ गई। अब हम निकालेंगे B और C की डायमेंशन। पहले हम C की डायमेंशन निकालते हैं। C की डायमेंशन देखो, टी स्क्वायर एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम में ऐड हो रही है। तो क्या दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही हैं, इसका मतलब है कि कब ऐड होंगी, ये तभी ऐड हो सकती हैं जब दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम। डायमेंशन सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में ऐड होती हैं। तो हम क्या कह देंगे, ये C की डायमेंशन है, C की जो डायमेंशन है वो T स्क्वायर के बराबर, टाइम का जो स्क्वायर है उसकी डायमेंशन के इक्वल है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटियों का ऐड है, C का और T स्क्वायर का। C हमें पता नहीं क्या है, T क्या है, T टाइम है, और टाइम में यदि कुछ ऐड हो रहा है तो ये कंफर्म है कि इस टर्म की डायमेंशन भी इस टर्म की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी कोई ऐड होती है तो वो डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, C की डायमेंशन T स्क्वायर लिख दिया। ठीक है।
आगे हम देखते हैं बी की डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ पी और डायमेंशन ऑफ क्या, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, यहां से हमारे पास आ जाएगा पी की डायमेंशन, हमारे पास पी की डायमेंशन, ये हमारे पास पी की डायमेंशन है। पी की डायमेंशन हमने कर दी m1 l-1 t-2। यहां पर आ गया b एक्स स्क्वायर अपॉन में सी टी स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो इसकी डायमेंशन होगी L2। सी ये टी स्क्वायर है तो टी की डायमेंशन होगी 2। टी टाइम है तो डायमेंशन क्या होगी, इसका स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हो गया m1 l-1 t-2। यहां से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, तो बी की हमारे पास डायमेंशन निकल के आएगी, वो क्या होगी, बी की हमारे पास डायमेंशन होगी m1 l-1 t-2, ये मल्टीप्लाई होगी t2 अपॉन में l2। हमारे पास यहां से क्या आएगा, बी की जो डायमेंशन है वो हमारे पास आएगी m1 l-1 और ये पड़ जाएगा -2 t-2 और +2। हमारे पास क्या हुआ, बी की जो डायमेंशन निकल के आई हमारे पास वो हो गई क्या, m1 l-3, ये t0 है उसको लिखो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास बी की डायमेंशन आ गई, ए की सी की डायमेंशन ये रही, बी की डायमेंशन ये रही और ए की डायमेंशन हमने निकाल ली थी। तो इस प्रकार हम ए बी और सी की डायमेंशन निकाल लेते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है P इक्वल टू अल्फा अपॉन में बीटा e की पावर माइनस अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है P इक्वल टू अल्फा अपॉन में बीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन में के थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा वेयर जेड क्या है, डिस्प्लेसमेंट के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, थीटा क्या है, टेम्परेचर, और अल्फा बीटा के डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता है कि पावर की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ पावर, किसी की पावर हो वो क्या होती है, डायमेंशनलेस। पावर क्या होती है, पावर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो देखो आगे, तो ये हमारे पास अल्फा जेड अपॉन में के थीटा, ये क्या होगी, डायमेंशनलेस। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी।
अल्फा जेड अपॉन में के थीटा, अल्फा जेड अपॉन में अल्फा जेड अपॉन में के थीटा। आगे जो हमारे पास आएगा, जो अल्फा की डायमेंशन यहां से निकल के आ गई वो हो गई के थीटा अपॉन में जेड, जहां जेड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, जो के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये क्या होता है, ये होता है के हमारे पास होता है जूल एनर्जी अपॉन में, एनर्जी अपॉन में क्या होता है टेम्परेचर। हमने पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने ये निकाला था कि जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। तो हमने देखा था कि जो इसका जो मात्रक होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो मात्रक होता है या यूनिट होती है वो होती है जूल केल्विन, जूल पर केल्विन ये होता है। तो जूल किसका मात्रक है, एनर्जी का या वर्क का। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या होगी सर, वर्क की या एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, दोनों की यूनिट भी सेम होती है। तो सर आप इसको ये लिख सकते हो F इंटू एस अपॉन में टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम थीटा से लिख दे, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, और फोर्स की डायमेंशन भी हमें पता है। तो यहाँ वो आएगी m1 L1 T माइनस 2, और जो हमारे पास S क्या है डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशन आती है L1 थीटा, टेम्परेचर है तो इसकी डायमेंशन आएगी केल्विन में आएगी। तो आप इसको कैसे लिख दो, ठीक है। तो क्या बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जो हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम यहां से लिख देते हैं, क्या थोड़ा डिनोट करने के लिए हम इसको रेड कलर से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इसको रेड कलर से लिख देते हैं। और जो ब्लैक वाला के है ये केल्विन है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा m1 L एरिया एक एरिया 2 हो गया T माइनस 2 और K माइनस 1, ये हमारे पास केल्विन है। तो हमारे पास यहां से के की डायमेंशन ये आ गई। अब हम अल्फा की डायमेंशन निकालेंगे। अल्फा की जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो के की डायमेंशन हमारे पास है m1 L2 T माइनस 2 और K माइनस 1 अपॉन में Z क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन L1, और थीटा क्या है टेम्परेचर, और इस ये क्या आएगा केल्विन में 1 है तो हो गया। हमारे पास जो अल्फा की डायमेंशन आएगी वो आएगी क्या आएगी m1 L, ये L2 ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा L2 माइनस 1 T माइनस 2 K माइनस 1 और एक प्लस ये हो गया। क्योंकि दोनों का बेस क्या है सेम है तो पावर आपस में क्या होती है ऐड होती है, हो गया। तो यहां से हमारे पास जो अल्फा की डायमेंशन आई वो क्या आई m1 L1 T माइनस 2, ये हमारे पास अल्फा की डायमेंशन आ गई। अब हम निकालेंगे बीटा की डायमेंशन। बीटा की डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू हमारे पास था अल्फा अपॉन में बीटा e की पावर अल्फा जेड अपॉन में के थीटा, ये था हमारे पास। तो P की डायमेंशन, P क्या है प्रेशर, तो हमारे पास ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है पूरी, क्योंकि किसी की पावर हो एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन आपस में क्या होगी सेम होगी। डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन में बीटा, इन दोनों इसकी डायमेंशन आपस में क्या होगी सेम होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो P क्या है प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन हमने निकाली थी m1 L माइनस 1 T माइनस 2, अल्फा की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, ये रहा m1
L1 t माइनस 2, ये हमारे पास अल्फा की डायमेंशन आ गई। हमें क्या निकालनी है? बीटा की डायमेंशन। तो बीटा को उधर लेके आओ। ये हमारे पास बीटा है। बीटा की डायमेंशन क्या होगी? ये हम बीटा की डायमेंशन होगी m1 L1 t माइनस 2 अपॉन में m1 L1 L माइनस 1 t माइनस 2। तो हमारे पास बीटा की डायमेंशन आ गई, m1 से m1 कट गया, तो यहाँ से t माइनस 2 t माइनस कट गया, तो हमारे पास यहाँ से डायमेंशन आएगी L1 है, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो बीटा की डायमेंशन आ गई वो होगी L2। इस प्रकार हम अल्फा की डायमेंशन निकाल लेंगे और बीटा की डायमेंशन निकालेंगे। इस प्रकार कोई भी हमारे पास अननोन कांस्टेंट है उसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसका उपयोग करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा एप्लीकेशन है वो होगा कि यदि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो हम उसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे।